फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, बाहर घूमने ना जाएं। लास्ट अटेम्प्ट पे भी इंटरव्यू तक गई थी और इंटरव्यू से नहीं हुआ था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली आएँ या आप यूपी पीसीएस है तो लखनऊ प्रयागराज। तो मैं टेस्ट सीरीज मार्केट से लाती थी, ओएमआर शीट को साथ में रखती थी और 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी पीसीएस 2023 डिप्टी जेलर की पोस्ट पर सिलेक्टेड सहवी दुबे मैम है, जिनका 3 रैंक के साथ इस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, कहाँ से की तैयारी, क्या चीज़ें ये फॉलो करती थी अपनी तैयारी के दौरान। सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सो मच। मैम, हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। मैंने अपने इस एजुकेशन में जो स्टार्टेड स्कूलिंग एजुकेशन रही है मेरी स्टार्टिंग में, वो अपने होम टाउन से की थी। जबलपुर से हूँ मैं, बेसिकली मध्य प्रदेश से। उसके बाद मैंने बीएससी किया था मैथ्स ऑनर्स में, फिर एमएससी मैथ्स ऑनर्स में, और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो प्रिपरेशन मतलब कितना टाइम से आप कर रही हैं, कब से स्टार्टिंग की थी आपने। मुझको वैसे मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं, बट यूपी पीसीएस में ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। और मीडियम आपका क्या रहा। मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। इंग्लिश मीडियम। तो जब आपने शुरुआत में तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो कहीं मतलब कोचिंग वगैरह का गाइडेंस लिया था, या शुरुआती तैयारी आपकी कैसे रही। यूपी पीसीएस के लिए तो एज सच मैंने कहीं भी कोई कोचिंग नहीं ली। यूपीएससी के लिए स्टार्टिंग में जब आई थी तो एक क्लासेस वगैरह की थी, बट यूपी पीसीएस के लिए मुझे एज सच बहुत ज़रूरत नहीं समझ में आई। बहुत सारा मतलब मटेरियल जो है वो आपको अवेलेबल है। मुझे लगता है कि बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किस तरीके से जाना है, और बिना कोचिंग के भी यूपी पीसीएस किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे छात्रों के मन में ये कोचिंग को लेकर डाउट्स रहता है कि मतलब कहीं हम तैयारी करने जाएं, स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें, या फिर कहीं बड़े शहर में, गांव से निकलकर बड़े शहर में जाएं तैयारी करने, या फिर ऑनलाइन कहीं पर ज्वाइन कर लें। कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए अपनी जर्नी। देखिए, स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि एक बेसिक बुक्स का कवरेज होना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। और वो बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटीज़ को पढ़ना हो गया, या आपको जो छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना है, ये आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी कोचिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली आएँ या आप यूपी पीसीएस है तो लखनऊ प्रयागराज जाके ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, मैं कोचिंग को एकदम डिस्कार्ड इसलिए नहीं करती कि देखिए, कहीं ना कहीं जो बच्चा ग्रेजुएशन करके आता है वो उसको बहुत हद तक एक बैठने की आदत उतनी नहीं रहती कि भाई वो 5 घंटे 6 घंटे बैठ पा रहा है। तो कोचिंग से कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि पूरा एक सिस्टमेटिक लेवल पे उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। हाँ, बट ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग के लिए मुझे कहीं बाहर ही जाना है, ये ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन भी आजकल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और आपको कोचिंग्स भी अवेलेबल हैं, तो आप घर बैठ के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बैठने की बात की, तो मतलब कई सारे छात्रों के साथ ये चीज़ें रहती है कि मान लीजिए शुरुआत में कहीं कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक मतलब बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं या नींद आती है, मतलब बहुत सारी समस्याएं स्टार्टिंग में रहती हैं। तो उन सारी चीज़ों को कैसे दूर किया जाए। देखिए, मेरे हिसाब से ना आपको डेली का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपने डेडिकेटेड आवर्स डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है। जैसे मेरा रहता था कि मैं अपना वीकली टारगेट बनाती थी, और वीकली टारगेट को पूरा करने के लिए अपने डेली टारगेट्स बनाती थी कि कितना आवर मुझे पढ़ना है। सुबह अगर फर्स्ट स्लॉट में मैं बैठ रही हूँ तो कितने घंटे बैठना है। और ये दृढ़ता के साथ आपको खुद ही बैठना पड़ेगा कि अगर आपने सोचा है कि मुझे आज 3 घंटे का पहला स्लॉट लगाना है या 2 घंटे का, तो आप उसमें फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, बाहर घूमने ना जाएं। जहाँ भी बैठे हैं, चाहे आप अपने रूम में हो चाहे लाइब्रेरी में, पूरे डेडिकेशन के साथ बैठ के पढ़िए। अच्छा, ये मतलब हावर्स दिन में कितना टाइम पढ़ना चाहिए, मतलब ये भी रहता है कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए, या फिर मॉर्निंग टाइम में पढ़ें, या फिर रात में ज़्यादा स्टडी करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्या चीज़ें। देखिए, मुझे लगता है ना, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है, और इन चीज़ों में किसी को कॉपी भी नहीं करना चाहिए। आपका अल्टीमेट एम है पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना। आप दिन में पढ़ पा रहे हैं, आप रात में पढ़ पा रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला आर्ट्स वाली, तो कई बार कोई बच्चा है जिसको एक चीज़ 2 घंटे के अंदर याद हो जाती है, किसी बच्चे को 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कमज़ोर और कोई बच्चा स्मार्ट है उससे है। आपको एक आराम से बहुत जैसे टाइम मिलता है, एक पीसीएस का एग्ज़ाम है, 3 महीने 4 महीने प्रीलिम्स के लिए है,
आप स्लो पेस में भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप अपने आवर्स मत डिफाइन कीजिए। आप अपना बस सिलेबस को डिफाइन करिए कि ये सिलेबस मुझे टाइमली कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से आप अपने आवर्स डिसाइड करिए। 8 से 10 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं ऑन एन एवरेज तो वो कोई बुरा नहीं है, और लगभग लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। अच्छा, अगर बात करें जैसे कि अभी एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है प्रीलिम्स का, तो अगर उस हिसाब से बात करें तो तैयारी का मतलब क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? पहले अभी स्टार्टिंग में मेंस वगैरह पहले तैयार करना चाहिए, या फिर अभी जो 2-3 महीने बचे एग्जाम्स पोस्टपोन होने के बाद, तो हमें प्रीलिम्स पर पहले फोकस करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आपको अभी का टाइम मेंस के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ एक राउंड है जिसमें आप पास करके एंट्री लेते हैं, मेंस के मार्क्स आपके ऐड होते हैं। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज प्ले करता है इस एग्ज़ाम के अंदर। प्रीलिम्स के लिए अभी आपके, क्योंकि अभी आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया है, आयोग ने भी बोला है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो अभी का आपको कुछ टाइम जो है वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करना चाहिए। आप अपना मेंस को स्ट्रॉन्ग करिए, कुछ आंसर राइटिंग करिए, और उसके बाद फिर जब आपका 2 महीने डाउन द लाइन बचता है तब आपको फिर से प्रीलिम्स के लिए लगना चाहिए। अगर अभी मेंस की तैयारी की बात करें तो क्या रणनीति रहनी चाहिए? क्योंकि अभी पहले मेंस का जानेंगे, उसके बाद आप प्रीलिम्स का बताएंगे। ठीक है, देखिए, मेंस के लिए सबसे पहला है कि आप जो 1 2 3 4 5 6 हैं, आप ऑब्वियस बात है अभी 2 महीने के अंदर पूरे 6 सब्जेक्ट्स तो नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट करिए कि कुछ नहीं तो आपके 3 पेपर तो कंप्लीट होके रख जाएं अभी। और उसके लिए आप एक डेडिकेटेड सोर्स बनाइए कि कहाँ से आपको पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, कुछ आंसर्स लिखिए। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको उठाइए, उनके आंसर्स लिखिए और उसको इवेल्युएट कराइए। इस तरीके से करके आपको मेंस के लिए अभी तैयारी करनी चाहिए। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, ये भी लगता है कि अभी जो टाइम है उसको मैं 5-6 के लिए पहले तैयार करके रख लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि 5-6 का जो सिलेबस है वो एक्चुअल में जो पेपर 1 2 3 है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। आपको उसी में यूपी को की नॉलेज को इंक्लूड करना है, इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप पहले 1 2 3 को ही स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि जब ऐसे में क्या होगा, आप 5-6 पढ़ लेंगे, 1 2 3 में जब आप थोड़ा और क्वालिटेटिव वर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि 5-6 के इतने अच्छे मटेरियल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जब 1 2 3 में आप फिर आके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कमी मेरी छूट गई थी, फिर आप 5-6 में जाके उसको दोबारा उस काम को करेंगे तो आपकी डबल मेहनत लगेगी। 1 2 3 में जैसे मैंने 1 में एक ये बुक देखी थी, संगम करके है, इसमें पूरा GS1 जो है वो एक किताब के अंदर दिया हुआ है। जैसे अगर किसी भी टॉपिक को मैं देखूं तो ये बच्चों को दिक्कत होती है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। हर टॉपिक का हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है 25 to 30 वर्ड्स में। फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स में कैसे लिखना है, तो इसमें बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट में ही पूरे आंसर को दिया हुआ है। डायग्राम्स वगैरह भी बनाए हुए हैं कि आप थोड़ा एक लाइवली फील हो बुक में, और हर टॉपिक को एक कंक्लूजन से कंक्लूड किया है जैसे आप रियल एग्जाम में कर सकते हैं। और लगभग पूरा GS1 एक बुक में है, पूरा कलर्ड है। तो यही मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी होती भी है। जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी यही करते हैं कि अपना जो मटेरियल है उसको कंसाइज करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। तो अगर इस तरीके का आप कुछ पढ़ पाएँ या इस तरीके के अपने नोट्स बनाएं या ऐसी बुक लेके आप इससे तैयारी करें तो ये आप कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका एक और इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि जब पेपर नज़दीक आता है तो अब GS1 में ही आप देखिए कितने सब्जेक्ट्स हैं, आप हर सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो वो बहुत बल्कि हो जाता है। लेकिन पेपर से पहले अगर आपके पास एक इतना सा सोर्स है तो आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है वो रिवीजन का खेल है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये पेपर 1 का ही है। इसके आगे अगर पेपर 2 3 4 5 6 की स्ट्रेटजी की बात करें, पेपर 2 3 4 सब में ही यही आपको करना है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के हिसाब से आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल अपने साथ रखिए, क्योंकि हर साल आप देखेंगे कि 10 to 15% ऑफ दी क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, इवन मेंस में। जैसे इस बार भी अगर देखा जाए तो GS1 में सरदार पटेल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, वो पहले भी आ चुका है। तो ऐसे ही हर पेपर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पहले से आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस पहले के से तैयार रखे हैं तो वहाँ एग्ज़ाम में आपको एक एज मिल जाती है। और फिर अगर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पे आप उस टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं।
यही की होता है जहाँ पे आप कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस को एड्रेस करके अपने मार्क्स अच्छे कर ले जाते हैं। पेपर 5 और 6 इस बार नया ऐड हुआ था, तो आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? देखिए, पेपर 5 और 6 के लिए मैंने यही किया था कि 1 2 3 के जो मेरे नोट्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें सिलेबस, अगर हम हिस्ट्री देख रहे हैं तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो वही पूछ रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का यूपी में कहाँ कहाँ पे एक्सटेंट है। अगर मैं इकोनॉमी पढ़ रही हूँ तो चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, उसकी जगह चैलेंजेस ऑफ यूपी इकोनॉमी पढ़ते हैं। ये डिफरेंस, तो बेसिकली डिफरेंस बहुत नहीं आता। मैंने 1 2 3 जो अपना पढ़ा था नोट्स, उसी में यूपी के डेटा और स्कीम को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया था। जैसे कि जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उन पे चले जाइए आप, और यूपी गवर्नमेंट ईयर एंड सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से देखिए, बजट को अच्छे से देखिए। तो इस सब से डॉक्यूमेंट से क्या होता है ना, आपको डेटा मिल जाता है, और वही डेटा को मैंने इंक्लूड किया था अपने नोट्स में। इस तरीके से मैंने 5 6 की प्रिपरेशन की थी। दोस्तों मैम ने जो आपको बुक दिखा उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। मैम हम जानना चाहेंगे इसके बाद जो सबसे पहला फेज होता है, क्योंकि आपने मेंस का बताया, लेकिन उसके पहले जो पहला पड़ाव होता है वो प्रीलिम्स का होता है। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, थोड़ा समय भी मिल गया बच्चों को, तो अभी किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है प्रीलिम्स के 3-4 डायमेंशंस हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो पीवाईक्यू, क्योंकि अभी भी 30-35 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं यूपी पीसीएस में। तो उसके लिए जो घटना चक्र पूर्वावलोकन होता है, आप उसको अच्छे से करिए। फिर उसके बाद आप अगर उसमें भी सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, पॉलिटी का वेटेज अच्छा है, उसी के कंपैरिजन में इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का वेटेज कम है। तो जिनका वेटेज ज़्यादा है उन बुक्स को पढ़ के आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। उसके अलावा 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। तो आई दृष्टि मैगजीन है, अब जैसे टाइम भी आपको मिल गया है तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, और जो हर महीने का करंट हो रहा है वो उसमें ऐड ऑन करते जाइए, क्योंकि अब पेपर पोस्टपोन हुआ है तो आपको 4 महीने का करंट अफेयर्स और भी पढ़ना पड़ेगा। तो हर महीने का करंट ऐड ऑन करिए। और जब आप पूर्वावलोकन भी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो आपको डाउट्स आ रहे हैं कि ये मुझसे नहीं बना या ये मुझे नहीं पता था, उसको आप कहीं अलग से नोट डाउन करिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में, ताकि जब आप फाइनल रिवीजन ले रहे हैं तब आपको एटलीस्ट जो चीज़ नहीं पता है वो चीज़ों को आप 3-4 बार रिवाइज करके जाएं। बिकॉज जो याद रहता है वो हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, जो नहीं याद रहता हमें अपने एफर्ट्स उसी की तरफ लगाना होता है। तीसरा डायमेंशन होता है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए मैं, इसलिए ज़रूरी नहीं आप किसी कोचिंग से परचेज़ करें, मार्केट में भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होती हैं, आप उधर से टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको रियल टाइम एग्ज़ाम फ्रेम का एक आइडिया लग जाता है। मैं थी तो मैं टेस्ट सीरीज़ मार्केट से लाती थी, OMR शीट को साथ में रखती थी और 2 घंटे के अंदर सॉल्व करती थी। क्योंकि कई लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, वो 150 क्वेश्चन में से 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उनके सिर्फ 7-8 गलत होते हैं। बट कई लोग होते हैं जो 150 में से 148 भी सेलेक्ट करते हैं और लगभग 25-30 गलत होकर सेलेक्ट होते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या वर्क कर रही है, उसको करने के लिए आपको टेस्ट लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये है। चौथा डायमेंशन है CSAT। मैंने इस बार बहुत से लोगों को देखा है जो CSAT की वजह से भी पेपर में रह गए, इवन यूपी पीसीएस में। तो CSAT में भी अगर आप देखें तो हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा जो मैथ्स वाला पोर्शन है, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल के भी क्वेश्चंस हैं। और कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पिछली बार अराउंड 30-35 क्वेश्चंस थे। तो अगर जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैथ्स में उनको दिक्कत होती है, उनको कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छे से काम करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही कम से कम 2-3 बार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप CSAT को एज ले लेंगे, और अगर ये 4-5 डायमेंशंस में काम करके आप प्रिपेयर करेंगे तो प्रीलिम्स ईजी हो जाएगा आपके लिए। प्रीलिम्स के एग्जाम में यूपी से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो उसके लिए मतलब कोई स्पेशल बुक पढ़े या फिर जब मेंस का पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं? मेंस में कवर हो जाती है, बट देखिए यूपी के फैक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो वही घटना चक्र का ही एक यूपी की बुक आती है जिसमें फैक्ट्स यूपी के मेंशन होते हैं, और वो आप फैक्ट्स याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार 1-2 क्वेश्चंस होते हैं फैक्ट्स याद आता है। जैसे अब यूपी का फाउंडेशन डे कब है, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन में था। तो इस तरीके के फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस अगर आप गलत कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेट पे चला जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस होना चाहिए तो बेसिकली, लेकिन आपको बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पिछले 1-2 साल के पैटर्न देखें तो लगभग यूपी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं।
तो उसमें भी जो यूपी के भी क्वेश्चंस पिछले आए हुए हैं उससे आप देख लीजिए कि जैसे फाउंडेशन डे है या उनका स्टेट एनिमल है, स्टेट एम्बलम है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एरियाज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं बार बार जो प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके लिए बोलती हूँ। क्योंकि देखिए इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना आपको वो पता होना चाहिए। और उस चीज़ की नॉलेज के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स बिल्कुल आपके पास हों। तब आपको आइडिया लगता है कि हाँ, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, कौन सा नहीं है। और इसके बाद बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए अटेम्प्ट देते हैं, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है किसी वजह से, कुछ लोग मेन से बाहर हो जाते हैं, कई लोग का इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं हो पाता, तो मतलब डिमोटिवेशन वाला फेज भी आता है। तो मतलब उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव? देखिए जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट पे भी इंटरव्यू तक गई थी और इंटरव्यू से नहीं हुआ था, और इंटरव्यू तक जाके कहीं ना कहीं आपको बहुत होप आ जाती है कि हाँ हो जाएगा, और फिर नहीं हुआ तो वो बहुत एक डर लगता है कि फिर से स्टेज 1 से स्टार्ट करना अपने आप में एक घबराहट देता है। बट देखिए मैंने हमेशा से एक चीज़ देखी है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके हाथ में, आप उस चीज़ को अच्छे से करिए। अगर आप किसी भी लेवल पे रुक रहे हैं, निराश होकर समय ख़राब करने से अच्छा है आप उसमें अपनी कमियों को एनालाइज करिए। अगर आप रुके हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में है। आप अपने मार्क्स को देखिए, एनालाइज करिए और उस पर मेहनत करिए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर जिसने भी अपनी कमियों को दूर कर लिया उसका सिलेक्शन यहाँ पे ज़रूर होता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे व्यूअर्स और हमारे लिए इतना कीमती समय अपना निकाला। थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने मुझे इन्वाइट किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।